हाँ जी, सभी को नमस्कार। बोलिए, कहाँ पहुँच गए थे ब्रेक के पहले? मैं नहीं था। फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया। शानदार। तो बताइए कैसा लग रहा है ना? तो एक तो बुक में जो कुछ लिखा है, जिस संदर्भ में लिखा है, अब हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना? देखिए, खुशी की बात यह है कि मतलब ज्ञान को बहुत लंबा चौड़ा करके देखा गया, लेकिन दर्शन की खूबसूरती यह है कि मामला लंबा चौड़ा नहीं है। वही वही बात अलग अलग डायमेंशन में घूम के आएगी। तो जितनी बात सहअस्तित्व के रूप में हो गई है, जितनी बात जीवन क्रिया के रूप में हो गई है, 12 बुक्स में भी वही बात अलग अलग डायमेंशन में घूम के आएगी। तो इससे एक तो धीरे से इस बात पे भरोसा हो जाएगा कि कंटेंट बहुत सीमित ही है। कंटेंट कितना है? 3 वास्तविकताएं, 3 क्रियाएं, 4 अवस्थाएं। कंटेंट इतना है। और चारों अवस्थाओं का रूप और गुण परिवर्तनशील है, स्वभाव और धर्म अवस्था के अनुसार है। कंटेंट कुल इतना है। करना क्या है? अपनी जीवन जागृति में ये कंटेंट फिट होना है। तो बेसिकली प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य की रोशनी में नियंत्रित रहता है। अब न्याय धर्म सत्य को लेके जो भी सूचना मिली है, अपनी पात्रता अनुसार पहला काम है कि श्रवण में अलग अलग एंगल से पूरा आ जाएगा। श्रवण होने के साथ साथ प्रायोरिटी पे आएगा, जीने की आवश्यकता बनेगी। ये जीने की आवश्यकता का बनना, अपनी पात्रता का होना, और कौन से शब्द से, कौन सी भाषा से, किस मुहूर्त में क्या चीज हमको क्लिक करेगी, ये हमारी दुनिया अलग अलग है। एक ही काम है, अपने आप को वातावरण में बनाए हुए रखा जा सकता है। हमारे हाथ में जो है वो एक ही, भाई क्या जरूरत थी, है ना, गुजरात से या अन्य जगहों से चल के हाथ उड़ाने की? तो क्या जरूरत है इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की? तो कुल मिला के इंजीनियरिंग कॉलेज, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले जहाँ एक जगह इकट्ठा हो गए, उसका नाम है इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जिंदगी को लेके जो कुछ भी पढ़ने और पढ़ाने का एक वातावरण बना, केवल वातावरण देना हमारा काम है। उस वातावरण में हमारी अपने संस्कार की यात्रा कैसे होगी, है ना, वो एक एक कंटेंट के साथ और एक एक जीने के स्वरूप के साथ में गैप्स भी दिखाई देंगे। कभी पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास की पीड़ा भी होगी, और कभी बहुत गहनता से अध्ययन के लिए मन भी बनेगा, कभी मन उचाट भी होता है। सब तरह के फेजेस आते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक वातावरण बना रहे। और फाइनली कोई दिन ऐसा आ जाएगा कि जैसे हम यहाँ मिलके अध्ययन करते हैं, ऐसा ही अपने परिवारों में अध्ययन होने लगा। हर परिवार में कोई एक व्यक्ति उस स्थिति को पा जाए कि हाँ, वो अध्ययन करा सकता है। परिवार के बाकी लोगों में अध्ययन की सहमति बन जाए, अपने ही परिवार में अध्ययन होने लगे, तो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये घर घर में होने वाली चीज है। जिस दिन ये घर घर में हो जाएगी, उस दिन अगली पीढ़ी को एक बेहतर तरीके से पहुंचने की स्थिति बन जाएगी। जब तक घर घर में नहीं होती है, तब तक ये बड़े घरों की जरूरत है। बड़ा घर, बड़ा घर है ना, तब तक ऐसे कुछ बड़े घर बना लेंगे। तो बताइए, अच्छी बात अब ये हो गई। अब कितने लोग ये कह सकते हैं कि बुक पढ़ के समझने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस बन गया है? बुक से पढ़ के समझने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस बन गया है। ठीक, कुछ बन गया है, कुछ अभी 10 दिन और बाकी है। कुछ शेष होगा, 10 दिन में बन जाएगा। तो 10 दिन की बड़ी उपलब्धि ये, इन 30 दिन की बड़ी उपलब्धि ये हो जाएगी कि हम इसको घर पे जाके जारी रख पाए, है ना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कुछ लोगों की जिनकी अनुकूलता होगी, वो रायपुर के 6 महीने के अध्ययन को ज्वाइन कर सकते हैं। को लगता है कि नहीं, हम इसी कंटिन्यूएशन में अपने आप को ऐसे ही किसी वातावरण में बनाए रखना चाहते हैं। किसी पॉइंट के बाद मामला अपने साथ हो जाता है, थोड़ा बहुत पूछने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अपने परिवारों में जाते हैं तो वो अध्ययन का वातावरण नहीं मिलता है, इसलिए 2-4 दिन या कुछ समय के बाद चीज़ें छूटने लगती। तो वो एक आपकी अनुकूलता की बात है। बाकी धीरे से आगे देखेंगे कैसे कंटिन्यूटी बनाए। चलिए,
तो अब ये हो गया कि 5th चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि अब एक समय समरी का आ गया। तो अब आप सब की तरफ से 5th चैप्टर से पढ़ के मेरे को क्या मिला। 2 भाग हो सकते हैं कंटेंट के। एक भाग है कि ज्ञान को जब हम कह रहे हैं अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, तो ज्ञान को लेके कोई क्लैरिटी बनी, ये एक भाग है। और दूसरा भाग मेरी अपनी जो जर्नी, मेरी जो अपनी जर्नी है, उस जर्नी के क्रम में मेरी कोई उपलब्धि हुई, कोई चीज़ मेरे को क्लिक कर गई। क्लिक करने का मतलब है कि प्रिय हित लाभ के स्थान पर न्याय धर्म सत्य की दृष्टि के लिए हमारा ध्यान चला गया। फाइनली जब वही कह रहे हैं कि जागृति पथ पर कदम रखते ही सारा शाप ताप शोक शांत हो जाता है ना। शाप ताप शोक, तो शाप का मतलब है भ्रमित मान्यताएं, ताप का मतलब है उससे पैदा हुआ आवेश, और शोक का मतलब है ना हमारा बहुत सारा श्रम कहीं पहुंच नहीं रहा है, जैसा चाहते हैं वैसा जी नहीं पा रहे हैं, इससे मन क्षुब्ध होता है, ये क्षोभ है ना। तो सबसे बड़ा शाप एक ही है, स्वयं को शरीर मानकर जीना। इससे बड़ा और कोई श्राप है दूसरे की जरूरत ही नहीं है। अपन ने खुद को अपने आप को दिया हुआ है ना। स्वयं को शरीर मैं स्वयं के द्वारा शापित हूं। इसलिए दर्शन में बार बार ये बात आती है कि ईश्वर कृपा, देव कृपा, गुरु कृपा सब हो गया, शेष है तो स्व कृपा शेष है कि मैं स्वयं को अध्ययन पूर्वक इस शाप से मुक्त कर पाऊं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा साधन है, मैं जीवन हूं, और जीवन में 10 क्रिया और 122 आचरण है ना, और आगे की चर्चा। तो फाइनली क्या हुआ, तो इस रूप में अब 5th चैप्टर को क्या करें, समराइज करें। समराइज करने का मतलब है क्या करें, एक क्रम ये हो सकता है कि फटाफट पन्ने पलट के एक बार देख लें, है ना। एक बार अभी पढ़ के समझने की कोशिश की थी, फिर अभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं, अब हम इस स्थिति में है कि 5th चैप्टर से क्या मिला। तो पन्ने पलट के एक बार चिन्हित कर सकते हैं, और मेरे को लगता है कि फिर से सारे लोग सबके साथ शेयरिंग करेंगे, लंबा समय लगेगा, तो या तो अड़ोसी पड़ोसी के साथ में शेयरिंग कर लें, फटाफट हो जाएगी, है ना, और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो समय हुआ 3:20। समराइज करने के लिए कितने मिनट, 10 मिनट काफ़ी है। तो 10 मिनट में समराइज करें, 5 मिनट में पड़ोसी को शेयर करें, और 3:30 से फिर हम चैप्टर 6 शुरू करें। है हाँ, व्यवस्था की चाहना, सुख की चाहना, और व्यवहारिक उदाहरण बताओ, संबंध और व्यवहारिक उदाहरण बताओ। यही तो बात है हाउ। तो मैं देख रहा था जो माँ बेटी आपस में मिलते ही नहीं है, वो एक दूसरे को अध्ययन करा रहे, है ना। जो पति पत्नी को एक दूसरे से बात करने का कंटेंट ही नहीं है, वो एक दूसरे को दिन भर पकड़ पकड़ के समझा रहे। अब ये समझ में आ रहा है। देखो मेरे को लगता है कि बहुत सारी एकदम जो लौकिक ऑब्जर्वेशन है वो लेने से हमारा बहुत कुछ कनेक्ट होगा। जब तक ये मतलब ये भी हो बिल्कुल संभव है, आप जीवन क्रिया भी पढ़ा दो, सहस्तित्व भी पढ़ा दो, और जिंदगी में परिवर्तन ना आए। सारी नई नई सूचनाएं सुनने में रोमांच पैदा करती। 4 बार सुन लोगे उसके बाद क्या है, जैसे नई शर्ट पुरानी हो जाती है, गाड़ी पुरानी हो जाती है ना, ऐसे ही सूचनाएं भी पुरानी हो जाती। कोई समय जब हम गायत्री परिवार में जुड़े थे,
तो एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट होने से इतना रोमांचकारी लगता था यार, कितना लॉजिक, कितना वैज्ञानिक दृष्टि है। कुछ दिन के बाद पुराना हो जाता है। तो जीवन विद्या का विचार भी, जीवन विद्या में भी जो कुछ भी सुन रहे हैं, बल्कि जीवन विद्या में ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, कहानी किस्सा कुछ है नहीं, तो पैकिंग मटेरियल बहुत कम है और मूल माल थोड़ा सा है। पहले बोलते थे आत्मा अलग है, अब बोल देंगे जीवन अलग है, क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत जल्दी शब्द घिस जाने वाले हैं। शब्द घिसने के पहले अर्थ उपलब्ध होने लगे, वो जिंदगी में जिंदगी को छूने लगे, तो शब्दों का नयापन फिर बना रहेगा, है ना। तो ये जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, अब ये देखो ध्यान में आता है कि हम घर में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और यहाँ हम घंटों हम कैसे टिके हुए हैं। अब ये भी समझ में आता है ना, यदि ये बात नहीं करेंगे तो फिर पति पत्नी आपस में और क्या बात करेंगे, या भाई भाई क्या बात करेंगे, या माँ बेटी क्या बात करेंगे, है ना। बात कितनी करेंगे, और वही बात, तो उसमें कोई रस नहीं रह गया। दोनों को पता है ये बोलने से ये बोलेगी, ये मुद्दा इसको पसंद ही नहीं है, इसके सामने ये बात करना ही नहीं है, और सारे मुद्दे ऐसे ही कट जाते हैं। तो अब ये समझ में आया कि देखो, ये जो मानव में जो बात कह रहे हैं कि सुखी होने की कामना, उसके मूल में व्यापक वस्तु और इकाइयों का सहअस्तित्व, और सभी इकाइयां सहअस्तित्व में एक दूसरे को पहचानती हैं। ये अस्तित्व सहज है ही, जो है ही, उसको समझने में हमारा मन लगता है, समझने में मन लगता है, दूसरे को शेयर करने में मन लगता है, उसको जीने में मन लगता है। तो अभी समझ में आया जिंदगी यहाँ है, बाकी खाना पीना हो गया। तो कैसे एक वातावरण बने, और जब तक ये वातावरण परिवारों में घनीभूत नहीं हो जाता है, तब तक इसको, है ना, अपने में और वातावरण में, अपने आसपास, और धीरे धीरे कोई दिन आएगा हो जाएगा। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ यार, जैसे ये अभी पढ़ाई चल रही है, कितनी इसमें कोई बहुत रुचि नहीं है, पर देखो सब कैसे झूम के लगे हुए, मन हो नहीं हो स्कूल जाते ही हैं, है ना। तो यदि ऐसी चीज सबके बीच में स्थापित हो सकती है, तो जो चीज सबके लिए समाधानकारी है, सुखकारी है ना, और एक से लेके अनेक तक सब जगह में गड्ढे को भरने वाली है, समस्याओं को भरने वाली है, उसमें मन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा। वातावरण नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, हाँ सॉरी, तो वही आप परिचय करा रहा था, तो उधर से फिर प्रतिबिंबन आ गया। देखो कैसे एक परिवार साथ मिल के चल सकता है, कैसे मौका निकाल के अपने, है ना, भैया क्या नाम आपका, प्रवीण, नवीन भाई, तो नवीन भाई फैक्ट्री में मुख्य जिम्मेदारी देखने वाले लोगों में से है ना, और सुशील भाई, है ना, अपना फैक्ट्री चलाते हैं, तो इनको फ्री करने के लिए फैक्ट्री संभाले हुए हैं। यदि इतना आपस में एक दूसरे के साथ चलने की स्थिति आ जाएगी, और क्या होगा, यही तो व्यवसाय का मानवीकरण है। फिर ये भी समझ में आ गया कि मैं खेत में हूँ, कि मैं गाय की पूंछ पकड़ा हूँ, कि मैं घर चलाता हूँ, कि मैं खाना खाता हूँ, कि मैं रोटी बनाता हूँ, कि मैं देश चलाता हूँ। फाइनली सब कुछ करते हुए या तो जागृति के क्रम में हूँ, या जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ। इस दो के अलावा तीसरा कोई काम है नहीं। या तो मैं अनुभव के लिए प्रयासरत हूँ, या मैं अनुभव को प्रमाणित करने के लिए अर्थ में हूँ। यदि इससे बाहर कोई भी एक्टिविटी जाती है, वो मजदूरी है, वो निरर्थक है। तो इस तरह से हम अपनी जिंदगी के सभी आयाम को एक सार्थकता दे रहे हैं। बैठिए मत, माइक ले लीजिए, भाभी जी साथ में आ जाइए, कैमरा उधर घुमाइए। तो दिल्ली में सुशील भाई का परिवार लगभग पूरा एक्टिव रहता है। सोम भाई आपको नमस्कार, आप सभी लोगों को भी नमस्कार। मेरा नाम सुशील महाजन है, दिल्ली से ही हूँ, और परिवार के 18 लोग हैं हम, और सभी लोग जीवन विद्या से जुड़े हैं। और व्यवसाय के अंदर में कुछ एडेसिव मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो वहाँ के भी काफ़ी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये 1 महीने का शिविर था, तो काफ़ी लोग घर से जो है आए हुए हैं। अरस्तु भी था, ब्रदर पवन जी भी थे, उनकी मिसिज भी थी, और तीनों लड़के जैसे कि राहुल है, अरस्तु है, निखिल है, और बेटी भी थी। तो
ये सब लोग थे, तो मैं हम पापा घर पे थोड़े से बीमार थे, तो इस वजह से मेरा रुकना भी बन रहा था, तो कोई ना कोई एक जना पीछे रहे। तो उस अवस्था के अंदर मैं मेरा वहाँ था, और आप सब लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से अध्ययन हो रहा है और जो यहाँ का वातावरण बना है, एक प्रकार से बहुत ही खुशहाली वाला है और सुखद लगता है। मेरी ओर से तो इतना ही है कि जैसे कि अभी मैंने 2-3 जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी राकेश गुप्ता जी की, वो सुनी थी, और मेरे को बहुत मार्वलस, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी थी। कि मैंने तो पिछले 2-2.5 साल से मैं करीबन ये जीवन विद्या का अध्ययन कर रहा था, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उस जीवन क्रिया को पूरे वाङ्मय के साथ जोड़ा है, और जो एक टिपिकल वर्ड्स हैं वो हर एक क्रिया के अंदर में किस तरह से रखे हैं उसके अंदर में, और मन जैसे कि है तो उसमें आस्वादन और चयन को लेकर के, और दूसरा इस तरह से ऊपर वृत्ति और विश्लेषण और विचार को लेकर के, इस तरह से वो जो भी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो पूरा वाङ्मय उसमें समा गया है। एक प्रकार से बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो जीवन क्रिया को रखा है, जिससे कि एक प्रकार ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा अध्ययन जो है उसी जीवन क्रिया के द्वारा ही हो रहा है। और ये जिस तरह से अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर्स का, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई कि जल्दी से जल्दी इसके अंदर में हम परिपक्व हो जाएं और आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ जी राहुल भाई। कल शाम को थोड़ा सा बैठ के इस पे सोचना हुआ था, तो कुछ नोट्स बनाए थे, तो उसी को रेफर करते हुए इस चैप्टर के अपने शब्दों में लिखा है भैया। हाँ, हाँ, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, जैसा मेरे को समझ आया मैं वैसा रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस अध्याय का नाम है निर्भ्रमता ही विश्राम। और यहाँ पे एक चीज क्लियर हुई कि सुख बराबर समाधान, और समाधान क्या है, वो जीने में प्रमाण ही समाधान है, ऐसा अभी तक समझ में बैठा है। तो एक क्रम कैसा सजा है मैं उसको थोड़ा सा रख रहा हूँ, जिसमें ऐसा लगता है कि ज्ञान के अनुरूप ही हम योजना बनाते हैं, और इन योजना के अनुरूप ही हम कार्य योजना बनाते हैं, और इन कार्य योजना के आधार पर हम कर्म करते हैं, और कर्म का फल परिणाम आता है, और फल परिणाम का हम मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। और मूल्यांकन का जो फल, अगर हमने जो ज्ञान के में अपेक्षाकृत जो था, हमने पहले से सोचा हुआ था, अगर फल परिणाम उसके अनुरूप आता है तो मैंने उसको एज अ समाधान समझा है। अन्यथा अगर उसका फल परिणाम अपेक्षाकृत नहीं और आता, मूल में अपेक्षा कहाँ से उसको कनेक्ट करेंगे कि आगे आ रहा आगे है। तो अगर वो समाधान अपेक्षाकृत नहीं आता है तो उसको समस्या के रूप में देखा है। तो जो मूल्यांकन है, अगर हम जीवन क्रिया में देखें तो वृत्ति, तो मूल्यांकन जो है वो वृत्ति में होता है, और वृत्ति जो है एक वैचारिक पक्ष है, और इसीलिए समाधान बराबर सुख जो बोला है, और सुख को इसीलिए वैचारिक तथ्य बोला है। ये इम्पोर्टेंट है, सुख को वैचारिक तथ्य बोला है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम सुख को संवेदना वाला तथ्य मानते रहे, है ना। ये शिफ्ट हुआ कि सुख संवेदनागत तथ्य नहीं है, वैचारिक तथ्य। फिर जो समाधान है उसी को मैंने सफलता के साथ जोड़ा है, और सफलता केवल निर्भ्रम अवस्था अथवा निर्भ्रांत अवस्था में ही है। तो जो समस्या है वो मानव में भ्रांत अवस्था में है, उसी अर्थ में पशु मानव और राक्षस मानव है। और भ्रम के निवारण के लिए यानी अध्ययन या सत्यानुभूति अनुभव ये अनिवार्य है। तो ऐसा बैठा है। अब ज्ञान की अनुभूति के बिना मानव में विश्राम नहीं है, और यही ज्ञान क्या है? ज्ञान ही व्यापक है, व्यापक ही सर्वदेशी सर्वकाली है, काली है। और साथ में ही इसमें मैंने तीनों चीज़ों को देखा है कि ज्ञेय, ज्ञाता
और ज्ञान। तो ज्ञेय क्या है? जो वस्तु है समझने के लायक, जो समझने के लिए जो वस्तु है वो ज्ञेय है, जिसी को अस्तित्व से अस्तित्व हम बोल रहे हैं। ज्ञाता कौन है? मानव है, जो जानने वाला है। और ज्ञान क्या है? जो जानने की क्रिया है, ऐसा मिठाया। तो जानने की क्रिया क्या है? चैतन्य पक्ष में ही स्पष्टता। अब वो किस चीज़ की स्पष्टता? वो बौद्धिक नियमों की स्पष्टता, सामाजिक नियमों की स्पष्टता और प्राकृतिक नियमों की स्पष्टता। बौद्धिक नियमों की स्पष्टता बराबर जीवन दर्शन ज्ञान, सामाजिक नियमों की स्पष्टता बराबर मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, और जो प्राकृतिक नियमों की स्पष्टता बराबर अस्तित्व दर्शन ज्ञान। इस तरीके से मैंने इसको बिठाया है। कहीं त्रुटि हो सकती है भैया? थोड़ा सा इसमें गैप लग रहा है। जी जी। और बाकी आगे ऐसा लगता है कि अब इन्हीं चीज़ों की जो ये चैतन्य पक्ष में जो स्पष्टताएं हैं, जिसका मैं बता रहा था कि जीवन दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान, इसी का अध्ययन होना है। और इसी के अध्ययन होने के जो उन अध्ययन होने के बाद ही निर्भ्रमता की स्थिति है। अध्ययन पूरा होना ही उसका मतलब है कि अध्ययन पूरा होना ही हमारा अनुभव हुआ, जागृति हुई, वो अध्ययन पूरा होने का परिलक्षण है। ऐसा इसमें बैठ रहा है। बढ़िया बढ़िया जी बढ़िया। बाकी एक परम ज्ञान के रूप में भी समझ आया कि जो सत्यता है वही परम ज्ञान है। सहअस्तित्व यानी सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य इकाइयाँ जो हैं वो ही सत्य है, वो ही परम ज्ञान है। और एक इसको इस तरीके से भी बिठाया है, जो जैसा है वैसा उसे जानना, मानना और पहचानना। देखिए इसमें ना ये पकड़ने लायक है, यहाँ थोड़ा सा पकड़ने लायक है कि एक बार जो शुरू में भी मैंने कुछ शेयरिंग किया कि दृष्टि सेट रहे कि हम क्या, उससे फिर बहुत सारी चीज़ें हैंडल होती। ये जो लाइन है कि समझना है का है, तो शिविर में भी ये कभी कभी किसी शिविर में चर्चा कर लेते हैं कि है को है का अध्ययन है, तो क्या क्या नहीं है और क्या क्या है, ऐसा ध्यान में आए? तो क्या क्या नहीं है? जिसका अस्तित्व नहीं है, है? तो दुख नहीं है, अंधेरा नहीं है, अभाव नहीं है, तो जितनी भी नेगेटिविटी है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजें नाप तोल वाली हैं। तो 3 तरह के शब्द हमारे पास हैं, केवल याद ही दिला रहा हूं, हमने चर्चा कभी कभी शिविरों में मैं चर्चा करता हूं, कभी नहीं भी करता हूं। 3 तरह के शब्द हमारे पास हैं। एक तरह के शब्द वो हैं जो किसी वास्तविकता को इंगित करते हैं, बल्कि दर्शन में जब जाएंगे तो चौथा शब्द और मिल जाता है। तो एक एक करके बोलता हूँ। 4 तरह के शब्द हो सकते हैं। एक तरह के शब्द वो हैं जो किसी वास्तविकता को इंगित करते हैं, जैसे पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, व्यापक वस्तु, जीवन क्रिया, रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया, ये किसी वास्तविकता को इंगित कर रहे हैं। फिर कुछ शब्द वो हैं जो किसी नाप को इंगित करते हैं। वास्तविकताओं के साथ जीने के लिए जो हमने नाप बनाई है वो स्वयं में वास्तविकता नहीं है, लेकिन वास्तविकताओं के साथ जीने के लिए हमने मेजरमेंट बनाया है ना। तो हम चर्चा करते हैं कि फुट, मीटर, लंबाई, ये सब अपने आप में कोई वास्तविकता नहीं है। फुट अपने आप में कोई वास्तविकता नहीं है, मीटर कोई वास्तविकता नहीं है, टाइम कोई वास्तविकता नहीं है ना। क्रिया के साथ जीने की माप समय है, तो माप अपने आप में कोई वास्तविकता नहीं है। अभी मैं कहाँ राजस्थान में शिविर कर रहा था, तो हमारे BR भैया का बेटा अपने एक मित्र को लेके आया था, वो भी रिसेंटली IAS हुआ था। अब उसको देखो कितनी गहरी मान्यताएं हैं कि सारा शिविर करने के बाद उसको ये क्लिक तो कर गया कि टाइम वास्तविकता नहीं है, लेकिन साथ में ये अटका भी रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि विज्ञान में जब हम पढ़ रहे हैं तो टाइम एंड स्पेस, टाइम अपने आप में इतनी बड़ी रियलिटी, टाइम की महिमा इतनी सारी आती है, तो टाइम अपने आप में वास्तविकता ही नहीं है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत लगता है। तो ये दूसरा शब्द वो है जो किसी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, पर वो स्वयं में वास्तविकता नहीं है। जैसे ईस्ट और वेस्ट स्वयं में वास्तविकता नहीं है, वास्तविकताओं हमने नाम दिए हैं कुछ मापक के साथ जीने के लिए।
तीसरे वो शब्द हैं जो अपने आप में है ही नहीं और हमने नाम दिए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना, झगड़ा, झंझट, गाली, फाली, तो तमाम तरह के ऐसे तमाम शब्द जिनसे कोई वास्तविकता इंगित ही नहीं होता है, लेकिन हमने उनको कोई नाम दिया हुआ है। जैसे अपन चर्चा करते हैं कि बेरोजगारी हटाओ, अंधेरा मिटाओ, ईर्ष्या द्वेष हटाओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं आए। अब ये है ही नहीं तो इनको हटाओ कैसे? तो एक कार्यक्रम ही नहीं बनता है। मैं विस्तार में जिन जा रहा हूँ ये मानते हुए कि इस पे हमने चर्चा किया है। तो इसका मतलब है द्वेष हटाना है कि स्नेह लाना है? स्नेह लाना है। बेरोजगारी हटानी है कि रोजगार लाना है? बीमारी हटानी है कि स्वास्थ्य लाना है? स्वास्थ्य एक वास्तविकता है, रोजगार एक वास्तविकता है। तो वास्तविकता के साथ कोई काम किया जा सकता है, जो है ही नहीं उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अपन चर्चा करते हैं अंधेरा हटाओ, अंधेरा हटाना है कि प्रकाश स्विच ऑन करना है ना? तो समस्याएं हटानी है या समाधान लाना है? बस। तो इसका मतलब है कि यदि इस पे चौथा शब्द मैं कह रहा था कि दर्शन में इस्तेमाल हुआ है कि जो परंपरा के शब्दों को पुनर्परिभाषित दर्शन की रोशनी में किया गया है। ये आपको एक चौथे प्रकार के शब्द भी दर्शन में मिल जाएंगे। जैसे कोश गठन की बात की गई, क्योंकि कोश पहले से भी परिभाषित किया था इसलिए दर्शन की रोशनी में उसको पुनर्परिभाषित कर दिया। तो ऐसे भी कुछ शब्द मिलेंगे जिनको केवल पुनर्परिभाषित किया गया है। वो एक उसको वो कंटेंट को वो बहुत क्लियरली कंटेंट, शायद वो कंटेंट के लिए एग्जैक्टली यूज नहीं हो रहा है लेकिन उनकी परिभाषा की गई। तो मुख्य रूप से हमारे पास तीन तरह के शब्द हैं। एक जो वास्तविकता को इंगित करते हैं, दूसरे जो माप को इंगित करते हैं, तीसरे जो भ्रम को इंगित करते हैं। तो भ्रम का अस्तित्व नहीं है, अंधेरे का अस्तित्व नहीं है, समस्या का अस्तित्व नहीं है, दुख का अस्तित्व नहीं है। तो एक बार हमको ये ठीक से स्वीकार हो जाता है कि इसका अस्तित्व नहीं है, तो जिसका अस्तित्व नहीं है उससे कोई जूझना भी नहीं है। वो मात्र इस बात की सूचना है कि अध्ययन में कमी है ना, अध्ययन के लिए प्रेरणा है। तो यदि ऐसा हमारी माइंडसेट बन जाएगा कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी समस्या केवल अध्ययन के लिए प्रेरणा है, तो हम ये दोषारोपण से बच जाएंगे। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, ये ऐसा नहीं करता है, वो ऐसा नहीं करता है। अधिकांश समय तो हम अपने में ही सोच सोच के दूसरों के लिए मान्यताएं बनाते हैं और परेशान होते हैं। सामने वाले को पता भी नहीं है कि आपके लिए कोई मान्यता बना ली गई है और आपसे कोई परेशान हो रहा है। आप अकेले में ही कुछ तय भी कर लेते हो, दुखी भी हो लेते हैं, है ना, और सब जो होना है सब हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा गहरा ध्यान इस बात पे चला जाए कि है का अध्ययन है के मूल में बोल रहे हैं कि सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व पूर्वक चार अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाएं उपयोगिता पूरकता के अर्थ में एक दूसरे को पहचाने हुए हैं। इसी में विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति, और जागृति की यात्रा मेरी शेष है, इस अर्थ में सारी सूचनाएं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि है का अध्ययन है, जो नहीं है उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता है। बढ़िया। हाँ जी, और बोलिए। हाँ जी, माइक पीछे। सचिन भाई, हाँ बोलो सचिन भाई। भैया कल रात को मेरे साथ दो घटनाएं हुई। पहले तो आपने जब आज बात करी कि परिवारों में संवाद का जो उससे रिलेटेड है, बैकग्राउंड में ये है कि जब मैंने पहली बार जीवन विद्या किया था तो उसके बाद पिताजी को, इनको सबको पता चला कि कुछ तो देखता है और उनका नाम सोम त्यागी है, सोम त्यागी को देखता है। तो ये सारा फेमस हो गया। कई घरों में तो मेरी स्थिति विलेन टाइप होगी। तो पूरे मतलब पत्नी को लगता होगा ये मेरे पत्नी पे। बोलो। तो पापा ये चार भाई है, तो पूरी फैमिली में अब मेरा नाम है सोम त्यागी। जब भी जाता हूँ तो आओ सोम त्यागी। अच्छा। और बोलो और कंटेंट यही सब करके बोला जाता है। और मामा के इधर भी सोम त्यागी नाम अभी तक यही चल रहा है, और उनको कुछ नहीं पता शिविर के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में। तो अभी मैं जैसे यहाँ 1 महीने के लिए हूँ, तो पापा कल मतलब उनको लगा होगा कि 1 महीने के लिए, तो मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पे, तो वो देख रहे हैं। तो कभी भी मेरी उनसे 2 मिनट से ज़्यादा बातें नहीं हुई। कल पहली बार ऐसा हुआ कि आधे घंटे से ऊपर बातें हुई। क्या बात। और वो मुझसे पूछ रहे हैं सब चीज़ों के बारे में जो उनको नहीं आ रहा है,
यूट्यूब पे देख के तो बातें चली, तो पहली बार ऐसा हुआ। और कल ऊपर मैं छत पे बैठ के अपने में ही 2-2.5 घंटे बैठ के सोच रहा था, तो पहली बार अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और ये लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक एक अंश, तमाम चीज़ें, चारों अवस्थाएं, एक एक कण, सभी चीज़ें एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रही है और वो जागृति के लिए, और मैं अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहा हूँ, ये महसूस हुआ। और मतलब जब ये पता नहीं मेरे को कि रियलिटी को कि मैं उसमें हूँ और वो मुझसे प्रकट है, मैं उसमें हूँ और वो मुझसे प्रकट है। तो इतनी बड़ी चीज़ जो व्यक्त मतलब, तो कब मतलब मैं ऐसा हो गया मेरे साथ कि एक टाइम ऐसा लगने लगा कि सब चीज़ों से कनेक्शन फील हुआ, सारी चीज़ों से कनेक्शन फील होगा। और आप जब बोलते हैं ना कि ये जीवंत है, ऐसा लगने लगा। तो वो मोमेंट मतलब मैं पूरी बातों से नहीं रख पाऊंगा, पर वो बहुत खास था। उसके बाद सभी से ऐसा कनेक्शन मैंने कभी फील नहीं किया था। पूरी बॉडी में सर ऐसी मतलब खुशी की लहर थी और वो काफ़ी टाइम तक रही। ऐसा हुआ, ये 2 घटनाएं हुई। बहुत बढ़िया, सुखद। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? हाँ जी, माइक। मानव व्यवहार दर्शन ही मानो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन है ये, क्योंकि इसके अंदर अभी तक हमने 5 चैप्टर पढ़े और 5 चैप्टर्स के अंदर जो उनका हेडिंग है, बस वही सब कुछ बता देता है कि अंदर क्या होगा। जैसे सह अस्तित्व में पता चला कि सह अस्तित्व में क्या होगा, फिर कृतज्ञता कि इतना बड़ा सह अस्तित्व देखा है तो अपने आप ही अंदर से कृतज्ञता छलकती है। फिर उसके बाद सृष्टि दर्शन, कमाल हो गया, पूरे अस्तित्व का ज्ञान, पूरी 10 क्रियाओं का ज्ञान। और उसके बाद फिर मानव सहज प्रयोजन, अपने आप ही प्रयोजन पता चलेगा कि ये सब कुछ है, तो अरे हम कहाँ भटक रहे थे, इसलिए अभी तक हम भ्रम में थे, तो ये निभ्रमता में ही विश्राम है। तो ये 5वां चैप्टर शुरू हुआ। तो अभी हमने अस्तित्व से अस्तित्व को समझा, उसमें जो वस्तु जैसी है उसको वैसी जान लेना, पहचान लेना, मान लेना। शरीर को शरीर की तरह व जीवन को जीवन की तरह के रूप में, यानी समाधान समृद्धि सह अस्तित्व के रूप में आशय में भ्रम निवारण है। निभ्रमता का तात्पर्य है सह अस्तित्व में अनुभूति, सहज प्रमाण। मानव के जीवन की सबसे बड़ी घटना है उसकी मूर्छा का टूटना, कि मैं अपने आप को शरीर मान के जी रही हूँ, और जब ये लगता है तो वाकई मैं बैठती हूँ आँख बंद करके, तो ये पीछे चलता है, पहले चलता है अंदर, ये भौतिक क्रियाएं चल रही हैं, रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, और सारा जीवन क्रियाएं चल रही हैं, उसके अंदर ये चल रहा है, और उसको मैं अच्छे से देख पा रही हूँ कि अब चयन, आस्वादन, ये सब सेकंड नहीं लगता, उसके अंदर सारा ही आ जाता है। और उसका फिर सॉल्यूशन, समाधान कैसे होगा। तो वो जब समाधान के ऊपर गए तो मज़ा आ गया, और उसके अंदर एक बहुत ही एक सूत्रता, एक रूपता नजर आई। मानव क्योंकि स्वयं को शरीर मानकर जीता है, तो भ्रम क्या है, वस्तु की वास्तविकता को न जानकर मान्यताओं में जीना। तो अभी तक हम मान्यताओं में ही जी रहे थे। तो भ्रम मानव के द्वारा किसी भय प्रलोभन वश की गई मान्यताएं हैं। मान्यताएं चित्त में होने वाले चित्रण तक ही सीमित क्यों रही हैं? क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं को ही नहीं जाना। बाबा जी की लाइन बहुत अच्छी थी, इच्छाते इति सा स्वामी। जिसने अपनी इच्छा को उसके फल परिणाम से पहले ही जान लिया, कोई इच्छा मेरे अंदर पैदा हो रही है, उसको मैं जानती हूँ कि इसका ये फल होगा, ये परिणाम। तो मैं कुछ भी बोलते समय, करते समय सोचती हूँ कि मैं अब ये बोलूँगी तो उसका ये रिजल्ट होगा, ये करूँगी तो उसका ये रिजल्ट होगा। तो ये मुझे चिंता उसमें बहुत साक्षात्कार के अंदर बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि अभी तक हमारे पास सह अस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान व मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान नहीं था। इसमें निधिध्यासन मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें सारी की सारी 10 क्रियाएं सज गई। और उसके अंदर जो रितंभरा, अरे वाह, मज़ा आ गया। सत्य से लबालब भरा घड़ा है ही व्यापक, सारा इतना सजा हुआ है कि इसके अंदर एक एक इकाई, किससे मैं घृणा कर सकती हूँ। तो मेरे को लगता है कि एक इकाई से भी मैं घृणा करूँगी तो मैं जी नहीं पाऊँगी। तो ये लगा। और संस्कार, अरे वाह, अभी तक हम यानी संस्कार को क्या मानते थे, ये जन्म संस्कार, और पंडितों को बुला रहे हैं, भक्ति से
भक्ति थी या विरक्ति थी। इसके अंदर अगर किसी को भी नहीं भी मिला तो चलो ये कर लो, क्योंकि आस्था को तो पूरा करना ही था। तो पंडितों पुरोहितों का युग आया और उसके बाद फिर सारा जो भी, तो अभी हमारे पंडित भी होते हैं तो उनको भी मैं बोलती हूँ कि बेटा सुनो, थोड़ा सा ना ऐसे इस विद्या में आ जाओ एक बार, फिर देखो तुम्हारी क्या हाल होगा। बहुत पढ़ा लिखा पंडित है वो तो, पर उनको तो अपनी रोजगार चाहिए। मैंने कहा मैं पैसे देखो सारी कॉलोनी से कह कर ना बहुत अच्छे से दिलवा दूंगी, पर तुम जरा एक बार ये विद्या कराओ। पर नहीं आता कोई भी। जैसे हमने अभी सुबह उनका ही बताया कि उन्होंने बताया कि अब्दुल कलाम जी ने तो बाबा जी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं अगला जन्म यही लेना चाहूँगा। और फिर हमने कहा कोर्ट के अंदर भी ये जाना चाहिए सब। तो ये सब कुछ तो संस्कार हमारे जब तक दूर नहीं होंगे तो पूर्व संस्कार के अनुरूप विचार हो जाए हमारे, वो भी इसलिए या तो ये है अनुभव सत्य है का अध्ययन है। यानी बाबा जी ने जो शुरू ही किया अपना जीवन वो यहीं से शुरू किया कि कैसे कहा जा रहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उनके घर के अंदर बोला जाता था। अब उन्होंने बताया ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी मिथ्या नहीं है, वो भी है उसका अध्ययन है। जी खूब बढ़िया, खूब सुखद। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सभी एक दूसरे के साथ एक बार शेयर कर लें।